नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए आप मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 के रिड्यूस सिलेबस यानी कि जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड ने अब की बार कक्षा 12 के सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो कि अब तक का एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो इस वीडियो में हम रिड्यूस सिलेबस यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उनमें क्या क्या बदलाव किया गया है उनके बारे में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम स्पेशली फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से और भी सब्जेक्ट का रिड्यूस सिलेबस खुद से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलें। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम सिलेबस को चेक कर सकते हैं। तो जब आपके पास बोर्ड का एग्जाम आ जाता है तो आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, यानी कि आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए अभी से आप मेहनत करिए, ताकि आप बाद में अच्छे ढंग से चीजों को कवर कर पाएं। तो आइए रिड्यूस सिलेबस को देखते हैं किस तरीके से चेक किया जाता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहां पर आपको टाइप करना है यूपीएमएसपी। यहां पे आपको टाइप करना है यूपीएमएसपी। आप टाइप करेंगे यूपीएमएसपी, जो कि यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश की क्या है, वेबसाइट है। अब यहां पर आप करेंगे सर्च। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यूपीएमएसपी की वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहां पे लिखा हुआ सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास, तो यहां पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक कर दिए तो आपके सामने सभी क्लासेस के रिड्यूस सिलेबस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड ने अब की बार के लिए बच्चों के लिए जारी किया हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं कि न्यू सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज सेशन 2023-24, यानी कि सेशन 2023-24 के लिए क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए क्या क्या है यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमें बात करना है कक्षा 12 के सिलेबस के बारे में। तो कक्षा 12 का सिलेबस यहां पर दिया हुआ है और यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हिंदी है। तो अगर आप हिंदी का चेक करना चाहते हो तो यहां पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा, उसे आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद जनरल हिंदी है और जो भी सब्जेक्ट कक्षा 12 में होते हैं सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंग्लिश का यहाँ पर है हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, मिलिट्री साइंस, एजुकेशन, होम साइंस, इकोनॉमिक्स। तो हमें बात करना है फिजिक्स के सिलेबस की, तो हम आ जाते हैं फिजिक्स के सिलेबस। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। तो आप केमिस्ट्री का भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, बायोलॉजी का भी चेक कर सकते हैं। तो हम अभी चेक करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस पे। तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का नया सिलेबस ओपन हो गया है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। आपको इसमें जितनी भी चीजें दी गई हैं वो आपको पढ़ना है, अब की बार के सिलेबस में है, और जो नहीं दिया है वो आपको नहीं पढ़ना होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका जो टोटल पूर्णांक होने वाला है, ये आपको पहले से ही पता होगा कि जो आपका टोटल पूर्णांक होने वाला है वो 100 अंक का है। यानी कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा टोटल पूर्णांक उसका कितना होगा, 100 अंक का होगा, जिसमें से 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से आपको पेपर देना होगा। 30 अंकों का प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जिसमें से आपको पासिंग मार्क के लिए 23 + 10, मतलब कि आपको 70 में से 23 नंबर लेके आना है और साथ ही साथ इस 30 में से आपको 10 नंबर लेके आने हैं। यानी कि अगर आपको पास होना है तो टोटल मार्क्स आपको 33 लेकर आना है। और ये 33 किस तरीके का होना चाहिए, 70 में से 23 आना अनिवार्य है और प्रैक्टिकल का 30 में से 10 होना अनिवार्य है। अगर आप 70 में से 23 न लाकर आप 23 से कम लेकर आ जाएंगे तो आपके मार्कशीट पर फेल लिखा हुआ आएगा। अगर यहीं पर आप 30 में से आपको 10 से कम नंबर मिलते हैं तो भी आपके मार्कशीट पर फेल लिखा हुआ आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, 70 में से कम आपको 23 लेकर आना है। ओके, आइए अब देखते हैं। यहां पर देखिए खंड क है, सबसे पहले खंड क है। खंड क में कौन कौन सी इकाइयां आपको पढ़ना है, यहाँ पे देखिए इकाई शीर्षक। तो पहली इकाई है स्थिर विद्युत की। पहली इकाई का नाम है स्थिर विद्युत की और इससे टोटल 8 अंक के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दूसरी इकाई है धारा विद्युत या विद्युत धारा, जिससे 7 अंक के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तीसरी इकाई का नाम है धारा का या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यानी कि इसमें आपको चुंबक से संबंधित चीजें पढ़नी है और इससे जो 8 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट इकाई है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इससे भी टोटल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि खंड क से यानी कि पार्ट 1 से टोटल 35 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका बुक 1 होगी। अब खंड क यानी कि बुक 2 पर चलते हैं। अब खंड ख यानी कि ये आपका बुक 2 होगा, ये आपका बुक 2 होगा। इसके बारे में देखिए, इसमें टोटल आपको 4 इकाइयां पढ़ना है। पहली इकाई का नाम है प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी से टोटल 13 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तक का सबसे बड़ा नंबर अगर किसी इकाई का है वो है आपका प्रकाशिकी, और बहुत ही आसान होता है। इससे रिलेटेड टॉपिक आप हाई स्कूल में पढ़े होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट इकाई है द्रव्य और द्वैत प्रकृति। यह चैप्टर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन हो जाता है। इससे आपके टोटल 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है परमाणु तथा नाभिक, इससे आपके 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और नेक्स्ट और लास्ट इकाई है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जिसमें आप गेट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे टोटल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। टोटल कितना हो गया? 35। तो यानी कि पार्ट 1 में आपका 35 अंक, पार्ट 2 में आपका 35 अंक, टोटल हो गया 70। यानी कि तो ये इकाइयां आपको पढ़नी है। अब इन इकाइयों के बारे में देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं, वो आपको डिस्कस करना है। तो इकाई 1 जिसका नाम है स्थिर विद्युत की, इसमें आपको क्या पढ़ना है? वैद्युत आवेश, पहला चैप्टर में ही आता है। आवेश संरक्षण, कूलाम नियम, 2 बिंदुओं के बीच बल, विद्युत आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण, ये आपको पढ़ने हैं। सतत आवेश वितरण भी आपको पढ़ना है, अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ना है, और कूलाम का नियम भी पढ़ना है। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र, एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यानी कि आपको चैप्टर नंबर 1 में लगभग सभी चीजें पढ़नी है, कोई चीज आपको छोड़ना नहीं है। अब यहां से आपका चैप्टर 2 शुरू हो जाता है। इकाई 1 का चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम का प्रकथन तथा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार एक समान आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना होता है, जो कि गॉस के नियम के प्रयोग में आ जाते हैं। इसके बाद वैद्युत विभवांतर, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव आवेशों के कारण निकाय का वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ क्या होता है? किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं? चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवण संधारित्र, मतलब इन सभी संधारित्र तक के यहाँ पर चीजें आपको इकाई 1 में क्या करना होता है? कवर करना होता है। यानी कि पहले चैप्टर इकाई 1 में आपको वैद्युत आवेश पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है, और संधारित्र के बारे में पढ़ना है। यानी कि यूं कह ले कि इकाई 1 से लगभग कोई भी टॉपिक कटा नहीं है, आपको टोटल पढ़ना ही है। अब तो इकाई 2 का नाम है विद्युत धारा, यानी कि पहले वाले में आप स्थिर आवेश के बारे में बात करते हैं, अब यहाँ पर आवेश जो होगा गतिमान हो जाएगा। तो उससे संबंधित किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है? विद्युत धारा क्या होता है? हाई स्कूल में आप पढ़े ही है। धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, किसी धात्विक चालक में विद्युत आवेश किस तरीके से बहता है? तो जहां पर आप अपवहन वेग के बारे में बात करते हैं, धारा घनत्व के बारे में बात करते हैं, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा से संबंध क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध VI अभिलक्षण, विद्युत ऊर्जा और शक्ति क्या होता है? ये अभी तक की हाई स्कूल में चीजें आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ना है। वैद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता, प्रतिरोध का ताप निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध ताप पे किस प्रकार से निर्भर करता है, इससे संबंधित फार्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, तथा विभवांतर, सेलों का श्रेणी तथा समांतर संयोजन, सेलों का भी श्रेणी और समांतर संयोजन भी आपको पढ़ना है। किरचॉफ का नियम तथा
इसके अनुप्रयोग, किरचॉफ के नियम पढ़ना है तथा इसके अनुप्रयोग व्हीटस्टोन सेतु के बारे में भी पढ़ना है। यहां पर आपका कौन सा टॉपिक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो कार्बन प्रतिरोध जो होता है उससे संबंधित टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये आपको पढ़ने ही है। यूं कह लें कि बहुत थोड़ा सा मतलब एक टॉपिक कटा हुआ है तो उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, आपको पढ़ना ही है। अब बढ़ते हैं हम इकाई 3 की तरफ, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो पहला टॉपिक आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ओर्स्टेड का प्रयोग, बायो-सेवर्ट नियम तथा धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम क्या होता है तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग क्या होगा। सीधी परिनालिका, एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो उस पर बल क्या लगेगा उसके बारे में पढ़ना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, फिर दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, एम्पियर का परिपथ, यहाँ पे क्या लिखा हो परिभाषा, एम्पियर का परिपथी नियम होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसकी धारा सुग्राहिता क्या होती है तथा इसका अमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे, धारा लूप चुंबकीय क्षेत्र के रूप में तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये पढ़ना है आपको। चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक जिसे बोलेंगे के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होगा, तुल्यांकी परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक। नेक्स्ट आपका है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लव चुंबकीय पदार्थ, उदाहरण सहित विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक अस्थायी चुंबक। तो इस इकाई में भी आपको लगभग कोई चीज छोड़ना नहीं है, पूरा ही आपको पढ़ना है। अब आइए नेक्स्ट इकाई में देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, नेक्स्ट इकाई का नाम है, इकाई नंबर 4 का नाम है, जिससे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे के नियम, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के क्या नियम होते हैं वे आपको पढ़ना है। फिर है प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ तथा धारा, प्रेरित धारा क्या होती है और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब एक कुंडली में धारा बहेगी तो उसकी वजह से दूसरे कुंडली में धारा बहने लगती है, तो प्रेरण की घटना आपको पढ़ना है। लेंज का नियम, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के शिखर तथा वर्ग माध्य मूल मान क्या होते हैं, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ, अनुनाद, एसी परिपथों में शक्ति गुणांक, वाटहीन धारा क्या होती है, एसी जनित तथा ट्रांसफार्मर। ये टॉपिक आपको इस इकाई में कवर करना है। इस इकाई में भी आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सब पढ़ने हैं। नेक्स्ट इकाई की तरफ देखते हैं जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो तरंग आप जानते ही हैं, वेव क्या होती है, जैसे आप किसी रस्सी को पकड़कर जब इस तरीके से खींचते हैं तो वो क्या होती है, तरंग के रूप में बिहेव करती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो क्या क्या टॉपिक है, विस्थापन धारा की आवश्यकता, विस्थापन धारा की आवश्यकता क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इनके अभिलक्षण, केवल गुणात्मक संकल्पना आपको पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ का मतलब लंबवत दिशा में क्या उनकी प्रकृति होती है, क्या गुण होते हैं, वो पढ़ना है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, औरक्त दृश्य, औरक्त किरणें, दृश्य किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, इनके उपयोग के विषय में मौलिक तथ्यों को आपको इसमें क्या करना है, पढ़ना है। यानी कि जो भी तरंगे होती है उनके बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है। तो इस इकाई में भी लगभग आपको सभी पढ़ना है। अब यहां से शुरू हो जाता है खंड ख। खंड ख में पहली इकाई जिससे ज्यादा अंक के सवाल पूछे जाएंगे, प्रकाश की,
जिसका नाम है प्रकाश की, अंग्रेजी में इसको ऑप्टिक्स बोला जाता है। 13 अंक के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाने वाला है, जिससे आपको छोड़ना नहीं है। आसान चैप्टर है और ज्यादा मतलब नंबर गेन करने वाला चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन भी आपको पढ़ना ही है। गोलीय दर्पण हाई स्कूल में आप पढ़े हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आपका यहाँ पर डेरिवेशन भी पढ़ना होगा। प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, प्रकाशिक तंतु क्या क्या होते हैं, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन कैसे होता है, लेंस क्या है, पतले लेंसों का सूत्र क्या है, लेंस मेकर सूत्र क्या है, आवर्धन क्या होता है, लेंस की शक्ति क्या होती है, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन कैसे करते हैं, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण किस प्रकार होता है। तो टॉपिक छोटा भी है और साथ ही साथ नंबर गेन करने वाला टॉपिक है, तो इसको आपको जरूर से जरूर कवर करना होगा, क्योंकि 13 अंक के क्वेश्चन इसी टॉपिक इसी इकाई से पूछे जाने वाले हैं। और नेक्स्ट आता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी इकाई के अंतर्गत है। इसमें पढ़ना आपको सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक, परावर्ती तथा अपवर्ती। तो दूरदर्शी का नाम आप सुने होंगे, जिसके माध्यम से हम दूर स्थित वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। पहले ये टॉपिक आपको हाई स्कूल में ही पढ़ना होता था, आप आज से 5-6 साल पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉपिक हाई स्कूल में आपको कवर किया जाता था। अब हाई स्कूल से हटा दिया गया तो आपको सीधे इंटर में ही पढ़ना होता है। तथा इसकी आवर्धन क्षमताएं, तरंग प्रकाश की, तरंगाग्र तथा हाइगेंस का सिद्धांत, तरंगाग्रों के उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर व्यक्तीकरण, मतलब व्यक्तीकरण भी आपको पढ़ना है, समतल पृष्ठों पर व्यक्तीकरण, यंग का द्विझिरी प्रयोग तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करना है। चलिए, इससे आपको तो छुट्टी मिली, डेरिवेशन कम से कम हटा दिया है, थोड़ी सांस ले सकते हैं यहां पर आप। कला संबद्ध स्रोत तथा प्रकाश का प्रतिपालित व्यक्तीकरण क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। एकल झिरी के कारण विवर्तन क्या होता है, केवल गुणात्मक अध्ययन करना है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ध्रुवण क्या होता है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, पोलराइडों का उपयोग। प्रकाश के में इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं, लगभग सभी टॉपिक है, कुछ छूटा हुआ नहीं है। आप बस छुट्टी की कोई हमें कुछ नहीं पढ़ना है, लगभग आपको पढ़ना ही है। फिजिक्स में यूं समझ लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ दिया गया हो, तो एक आध टॉपिक चैप्टर से कम किया गया तो उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जब आप पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं तो एक टॉपिक के लिए क्या आप रुक जाएंगे, आप पूरा ही कवर करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इकाई आपका है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इसे आप केमिस्ट्री के अंतर्गत भी पढ़ते हैं कि कोई जो द्रव्य होता है उसके दो नेचर होते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल, मतलब कण और तरंग दोनों की तरह वो क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, जिसे डी ब्रॉगली ने जिसके बारे में बताया हुआ है। तो उससे संबंधित चीजों को पढ़ना है। विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या होती है, जो विकिरण होती है, तरंगे होती हैं, उनकी भी द्वैती प्रकृति के बारे में। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, यानी कि जब प्रकाश किसी ठोस सतह से टकराता है तो उससे फोटोनों को क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, जिसके लिए पता चलेगा कि आपको आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी इक्वेशन को देने की वजह से। प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंगों, तरंगे कणों की तरंगाग्र प्रकृति, डी ब्रॉगली संबंध क्या है। तो ये आपको पढ़ना है, इससे 8 अंक के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इकाई आपका आता है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक, आप जानते हैं परमाणु और नाभिक के बीच क्या संबंध होता है, तो परमाणु के अंदर नाभिक होता ही है। इसमें आपको पढ़ना अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, जो कि रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, बोर मॉडल क्या है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ऊर्जा स्तर क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, गुणात्मक अध्ययन आपको करना है। नाभिकों की संरचना एवं आकार क्या है, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान कोई द्रव्यमान है तो उसके तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, और ऊर्जा दिया गया तो उसके तुल्य द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इनके परिवर्तन, ये पढ़ना है आपको। नाभिकीय विघटन और संलयन,
ये आपको पढ़ना है। नाभिकीय विघटन मतलब नाभिक का टूटना, संलयन का मतलब जुड़ जाना। तो ये प्रक्रिया सूर्य के अंतर्गत होती रहती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश देखने को मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इकाई में आपको किन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट और लास्ट इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, गुणात्मक व्याख्या मात्र आपको करना है। इकाई नंबर 4, ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या क्या होते हैं? चालक ऊर्जा बैंड के आधार पर यहां पे आपको चालक को परिभाषित करना होगा। कुचालक तथा अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक डायोड क्या होते हैं? आईवी अभिलाक्षणिक अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक वायसन में। फिर आपको पढ़ना डायोड दृष्टिकरण के रूप में। तो इस चैप्टर में भी आपको थोड़ी सी राहत दी गई है। आपको जंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना, जो पीएन ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। बाकी तो इस चैप्टर आपको थोड़ी सी आपको राहत दी गई है। तो आप फिर इसके बाद आपका प्रयोगात्मक आ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कक्षा 12 का न्यू सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में कोई ज्यादा बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। आपको लगभग सभी चीजें पढ़ना ही है। एक आध दो टॉपिक कट गया है तो इससे कोई ज्यादा हमें फर्क पड़ता नहीं है। तो जिस तरीके से आपको हमने यहाँ पर भौतिक विज्ञान का सिलेबस दिखाया है, उसी तरीके से आप इस वेबसाइट से अन्य सब्जेक्ट का भी सिलेबस देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और अपने किताब में टिक करके उसके अकॉर्डिंग आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर तैयारी आज अभी से शुरू करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर पाए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन उनको भी मिले, वो भी अपने तैयारी को आगे बढ़ाए। और साथ ही साथ लाइक भी वीडियो को जरूर करें। धन्यवाद।